जय हिंद दोस्तों। आज की पॉलिटी की ये क्लास आपकी अंतिम क्लास और इसके साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्लास भी है। देखो भाई, एक बात समझना, अगर आपने डे 1 से पॉलिटी की इस पूरी सीरीज को फॉलो किया है तो आज की डे 25 क्लास तक आपका पॉलिटी यहां पर कंप्लीटली रिवीजन हो चुका है, कंप्लीटली आपने यहां पर पढ़ लिया है। अब इसके बाद पॉलिटी के लिए कोई भी वीडियो क्लास करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बाद पॉलिटी के लिए कोई भी क्रैश कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। और केवल ये सीरीज, इस सीरीज में था क्या भाई, हमने हर टॉपिक के संदर्भ में जो उस टॉपिक का एक कंटेंट होता है, जो थ्योरी होती है, उस थ्योरी को भी पढ़ा और उसके साथ ही साथ उस पूरे टॉपिक से प्रीवियस ईयर में यूपी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहां पर पॉलिटी के प्रश्न बनते हैं, उन सारे क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन भी किया। तो थ्योरी मतलब कंटेंट और उसके प्रैक्टिकल मतलब उसके क्वेश्चंस, दोनों का एक कॉम्बिनेशन यहां पर हमने कंप्लीट किया है। तो ये सीरीज अगर आपने फॉलो नहीं की है तो डे 1 से जरूर फॉलो करो। इन 25 क्लास में आपका पॉलिटी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आज के टॉपिक पर, और इसी टॉपिक के साथ साथ हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर भी डिस्कस करेंगे जो कि प्रिपरेशन को लेकर के रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आज हम लोग पॉलिटी के दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक है आपका लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार की बात करता है, और दूसरा है जो कि स्पेशल क्लासेस के लिए, कुछ विशेष वर्गों के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात करता है, विशेष उपबंधों की बात करता है। तो ये दोनों टॉपिक आज के इस क्लास में कंप्लीट होंगे। इन दोनों टॉपिक को मिला के करीब 80 क्वेश्चन यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्लास की लंबाई भी थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो आप लोग निश्चित तौर पर इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। समझो भाई, कुछ बातें समझते हैं। देखो, अगर मैं स्थानीय सरकार की बात करूं, लोकल गवर्नमेंट की बात करूं, तो सबसे पहला इसका जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है डीपीएसपी में। जब आप लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा। कौन सा आर्टिकल है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। हमने ऑलरेडी इस टॉपिक को डिस्कस किया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत डीपीएसपी ये बताता है कि पंचायत का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को यहां पर कमेंट सेक्शन के अंतर्गत देना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है। ठीक है, चलो भाई, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, जो हमारा संविधान था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल रूप से जब स्थापित किया गया था, बनाया गया था 1947 के पश्चात संविधान सभा ने बनाया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लोकल गवर्नमेंट का बात नहीं किया गया था। ठीक है, उनको संवैधानिक दर्जा यहां पर नहीं दिया गया था। ठीक है, ये होता है आपका 1992 में। कैसे होता है मैं समझाता हूं, ध्यान समझना। और मैं कुछ डेट्स बताऊंगा, वो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है 1992 में। ये एक अधिनियम आता है। इस अधिनियम के अंतर्गत हम पंचायती राज का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, और ये अधिनियम लागू जो होता है ना, वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डेट है 24 अप्रैल 1993। मतलब क्या, 24 अप्रैल 1993 को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि पंचायती राज की बात करता है, इसको लागू किया जाता है। और ये वही दिन है जब हम लोग आज राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं। नेशनल पंचायती डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, वो करते हैं 24 अप्रैल को। क्या कारण है, क्योंकि इसी दिन 1993 में हमने अपने यहाँ पर पंचायती राज के लिए जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको लागू किया था। तो दो बातें समझना, ये जो संशोधन के लिए जो अधिनियम आया था वो 1992 का अधिनियम था। ठीक है, तो जब हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो ईयर 1992 रहता है, लेकिन लागू कब से हुआ है, तो लागू ये होता है 1993 में। इस बेसिक पॉइंट के डिफरेंस को समझना, इस पॉइंट पर कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिलने वाले हैं। इसके साथ ही साथ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो रहता है, जो कि 1992 में आता है, उसमें हम बात करते हैं अर्बन गवर्नमेंट की, अर्बन लोकल गवर्नमेंट की, नगरीय शासन की। और ये आपका लागू होता है 1 जून 1993 को। डेट याद रहेंगे, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न डायरेक्टली ये पूछता है कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 24 अप्रैल, ये डेट याद रखना। ये डेट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसी दिन 1993 में हमने 73rd अमेंडमेंट को लागू किया था। 74th अमेंडमेंट जो कि 1992 का अमेंडमेंट था, उसको हमने 1 जून 1993 को लागू किया था। तो पहले तो दो बात ये याद रखो। दूसरी बात, ये दोनों अमेंडमेंट के टाइम पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था नरसिम्हा राव जी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछा गया है कि आरटीआई लागू करते समय प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, या फिर जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, क्या था याद है ना, कि भूल गए आप लोग, उस अमेंडमेंट के टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे, ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो
संभव है कि इस टॉपिक से प्रश्न बनकर के आपसे पूछा जाए कि 73rd और 74th अमेंडमेंट के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो नरसिम्हा राव जी, इनका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना बेसिक इंफॉर्मेशन ध्यान रखो। अब देखो भाई, हमने एक और चीज पढ़ी थी शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसके अंतर्गत हमने 7 शेड्यूल को देखा था। शेड्यूल याद करने का मैंने आपको एक तरीका भी बताया था, याद है कि भूल गया? सोचो एक बार, क्या याद मैंने बताया था आप लोगों को? ठीक है, मैंने आपको सारे शेड्यूल्स याद करने का एक प्रॉपर क्रम बताया था कि किस प्रकार से आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके चीजों को याद कर सकते हो, याद है ना? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था कि सेंटर और स्टेट के मध्य में क्या होगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक सेंटर लिस्ट हमने देखी थी, यहाँ पर हमने एक स्टेट लिस्ट देखी थी, और यहाँ पर हमने एक कंकरेंट लिस्ट भी देखी थी। ठीक है, जो स्थानीय शासन का कॉन्सेप्ट है, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि लोकल गवर्नमेंट 7 शेड्यूल के अंतर्गत किस सूची में शामिल होती है, तो ये आपकी शामिल होती है स्टेट लिस्ट के अंतर्गत। ठीक है, जो स्थानीय शासन का ये पूरा टॉपिक है दोस्तों, ये आपका स्टेट लिस्ट में आता है। इस बात को ध्यान रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात क्लियर हो गया? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़कर ये समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में पंचायती राज का डेवलपमेंट हुआ कैसे। देखो, हमने एक बात अभी समझा कि डीपीएसपी की आर्टिकल 40 के अंतर्गत, मैंने बता ही दिया, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, मैंने बता भी दिया कि आर्टिकल 40 के अंतर्गत, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत हम पंचायत का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। ये पंचायत का कॉन्सेप्ट आता कहां से है, तो गांधी जी ने सबसे पहले भारत में पंचायत के सिस्टम को लागू करने पर ध्यान दिया था। और उन्होंने कहा था कि भाई जो ग्राम है, जो गांव है, उन गांवों को हमको लोकतंत्र का प्रमुख केंद्र बनाना पड़ेगा। तो वहां से पंचायत सिस्टम निकल करके आता, मतलब ये जो पूरा पंचायत का कॉन्सेप्ट है, गांधी जी के एक विचार है। ठीक है, आर्टिकल 40 के डीपीएसपी में शामिल किया गया, और उसके बाद भारत में स्टार्ट होता है पंचायती राज का डेवलपमेंट का एक प्रोसेस। ठीक है, कुछ मैं समितियों का नाम बताऊंगा, उन समितियों का नाम याद रखना, क्योंकि इन समितियों से कम 10 बार प्रश्न बन करके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। मुझे लगता है 2023 में एक प्रश्न पूछा गया था अशोक मेहता कमेटी के ऊपर, तो मैं आपको थोड़ा सबको डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से देखते चलो। देखो, सबसे पहले कमेटी बनती है, वो बनती है बलवंत राय मेहता की। अब याद करने का तरीका क्या है भाई, क्योंकि सिर्फ एक मेहता नहीं है यहाँ पर 2 मेहता जी हैं, बलवंत राय मेहता, और उसके उनके बाद आते हैं उनके पुत्र अशोक मेहता जी। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता, इन 2 लोगों के क्रम को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार आप लोग कंफ्यूज होता है कि भाई बलवंत राय मेहता पहले थे कि अशोक मेहता पहले थे। तो ऐसे याद करो, जो बड़े मेहता साहब हैं, ठीक है, बड़े मेहता साहब कौन, तो बलवंत राय मेहता जी, ब से बड़े और ब से बलवंत राय मेहता। तो बड़े मेहता साहब पहले आए थे 1957 में, इनके लिए, इनके अंतर्गत एक समिति की स्थापना किया गया था, और उस समिति ने सबसे पहले पंचायत के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्रिएट किया था। पंचायत के बारे में बताया था कि पंचायत को हम लोग को भारत में इस प्रकार से लागू करना चाहिए। इनके बाद एक कमेटी बनती है फिर से, इसका नाम है अशोक मेहता कमेटी, जो कि इनके 20 वर्षों पश्चात बनती है। 1957 के 20 वर्षों पश्चात 1977 में एक कमेटी बनाई जाती है, उसका नाम रहता है अशोक मेहता कमेटी। तो छोटे मेहता साहब बाद में आते हैं, सबसे पहले बड़े मेहता साहब आएंगे, फिर छोटे मेहता साहब आएंगे। इनका क्रम ध्यान रखना, 1957 और उनके 20 वर्ष पश्चात 1977। अच्छा, बलवंत राय मेहता जो थे, उन्होंने जो पंचायती सिस्टम का प्रावधान यहाँ पर बताया था, उन्होंने कहा था कि 3 लेयर 3 टायर पंचायती सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। जबकि अशोक मेहता जी जो थे, ये बात ध्यान रखना, जबकि जो अशोक मेहता जी थे, उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती सिस्टम में कॉन्सेप्ट को दिया था। मतलब बड़े मेहता से इन्होंने एक अलग पंचायत सिस्टम में कॉन्सेप्ट दिया था, बलवंत राय मेहता जी 2-3 सिस्टम में कॉन्सेप्ट दे रहे थे, इन्होंने 2 स्तरीय कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्रिएट किया था। ठीक है, तो एक बेसिक डिफरेंस ये बात समझोगे, क्योंकि भाई छोटे मेहता साहब छोटे हैं, तो वो छोटे स्तर की बात करेंगे। ठीक है, याद करने का तरीका है, समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि याद करने के लिए आप कुछ ना कुछ ट्रिक बनाते रहो। तो छोटे मेहता साहब जो हैं, उन्होंने केवल 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था को यहाँ पर बताया था। इनके बाद एक कमेटी बनती है, उनका नाम है जीवीके राव कमेटी। जीवीके राव कमेटी जो है वो 1985 में बनती है, और इसके बाद कमेटियों का एक दौर स्टार्ट होता है पंचायती व्यवस्था को लेकर के। ठीक है, कुछ प्रमुख कमेटियां, जैसे कि एक कमेटी है एल एम सिंघवी कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, इस कमेटी पर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। क्या कमेटी भाई, देखो, एल एम सिंघवी कमेटी 1986 में बनती है, और ये पहली ऐसी कमेटी थी जिसने पंचायती सिस्टम को संवैधानिक दर्जा देने के लिए बात कही थी। तो 1986 में एल एम सिंघवी कमेटी ने सबसे पहली बार पंचायती सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा, स्टेटस देने की बात यहां पर स्वीकार की थी। तो ये भी बात ध्यान रखना कि कई बार ये प्रश्न पूछता है कि ऐसी पहली समिति कौन थी जिसने पंचायती सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने की बात यहां पर स्वीकार किया था। ठीक है, तो एल एम सिंघवी कमेटी 1986 में जीवीके राव के बाद कमेटी बनती है।
इनके बाद एक कमेटी बनती है, उनका नाम है थुंगन कमेटी, जो कि 1988 में बनती है। और इन्हीं के साथ साथ एक कमेटी और बनती है, इसका नाम है गॉडगिल कमेटी, 1988 में फिर से। तो ये कुछ ऐसी प्रमुख कमिटीज हैं जिन्होंने पंचायती राज के डेवलपमेंट में अपनी भूमिका को निभाया है। कई बार इनका क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछेगा, 4 कमेटियों का नाम दे देगा और कहेगा सबसे इन कमेटियों को उनके कालक्रम के अकॉर्डिंग अरेंज करिए, ठीक है। कई बार ऐसा करेगा कि कुछ कमिटीज के नाम दे देगा और प्रश्न पूछेगा आप लोगों से कि इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जो कि पंचायती राज के लिए बनाई गई थी। तो याद रहेगा, बड़े मेहता साहब सबसे पहले आएंगे, 1957 में आएंगे। एक इसके अंतर्गत ये पंचायती राज के बारे में कुछ कुछ बातें बताएंगे, कहेंगे कि त्रिस्तरीय व्यवस्था यहाँ पर करनी चाहिए। और इसके बाद ही एक बहुत बड़ी घटना भी घटती है। देखो आप लोग समझना, घटना इन द सेंस एक स्टेप लिया जाता है, ठीक है। वो स्टेप ये होता है कि राजस्थान के नागौर जिले में, ध्यान रखना, राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में, अर्थात 1957 में आपकी बलवंत राय मेहता की कमेटी बनती है। उनके 2 वर्षों पश्चात अभी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं, तो 2 वर्षों पश्चात जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर में भारत का पहला पंचायती राज की स्थापना की जाती है। याद रहेगा ये बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कई बार ये प्रश्न बनकर के पूछेगा आप लोगों से कि भारत का पहला पंचायती राज सिस्टम कहां पर स्टेब्लिश किया गया, तो राजस्थान के नागौर में 1959 में काम किया गया था। क्लियर। अब बलवंत राय मेहता की समिति के बाद अशोक मेहता की कमेटी आती है 1977 में। बीच में एक कमेटी का नाम आप लोग और सुनोगे, उनका नाम है संथानम कमेटी, जिन्होंने भी पंचायती राज को लेकर के बहुत सारी सिफारिशें की थी। नाम ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न दिख सकता है आप लोगों को, ठीक है। उनके बाद एक कमेटी आती है GV.K. राव कमेटी, फिर सिंघवी कमेटी। सिंघवी कमेटी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात किया था, संवैधानिक दर्जा की बात किया था। फिर थुंगन कमेटी और फिर गॉडगिल कमेटी, ठीक है। तो ये कमिटीज का क्रम हो गया। अब देखो भाई, अब हम लोग अमेंडमेंट जो हुए थे 73rd और 74th अमेंडमेंट, इनके संदर्भ में कुछ पॉइंट समझते हैं। 73rd अमेंडमेंट के जो 1992 का अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसने पंचायत के संदर्भ में बातें बताया। कई बार कंफ्यूजन और भी होती है, कई बार प्रश्न देता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से किन स्तर पर लोकल गवर्नमेंट की बात किया गया, तो आप पंचायत और नगर पंचायत दोनों टिक करके आते हो। नहीं भाई, पंचायत के लिए 73rd था, नगर पंचायत के लिए, अर्बन बॉडीज के लिए हमने 74th अमेंडमेंट किया था। दोनों 1992 में आया था, दोनों लागू 1993 में हुआ था। दोनों के लागू होने का डेट अलग अलग है। पंचायत 24 अप्रैल है, नगर पंचायत है, नगर के लिए जो बॉडीज बनाई गई थी वो 1 जून 1993 थी, ठीक है। डेट याद रहेगा ना। अब समझो 73rd अमेंडमेंट के अंतर्गत होता क्या है, हम संविधान के अंतर्गत पार्ट 9 भाग 9 को यहां पर जोड़ते हैं, ठीक है। भाग 9 को यहां पर जोड़ते हैं। इसके साथ ही साथ हम इस भाग 9 में जोड़ते हैं आर्टिकल 243 से लेकर के 243O तक का आर्टिकल। कोई भी मुझसे ये बात करना सर क ख ग घ अंग च छ यहाँ पर आप याद कराइए, ठीक है, कि ओ की जगह हिंदी में कौन सा आता है, ये कोई भी अगर मुझसे मत पूछना, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, याद भी नहीं करना है, आप इंग्लिश में ही याद करो। अगर आपको बहुत डाउट होगा तो हिंदी के क्वेश्चन के बगल में इंग्लिश का क्वेश्चन भी दिया रहेगा, वहां से पढ़ करके आंसर टिक कर लेना, ठीक है। तो आर्टिकल 243 से लेकर के 243O तक के संदर्भ में, जो कि संविधान के भाग 9 में दिया गया है, पंचायत की व्यवस्था किया गया है। इसी अमेंडमेंट के अंतर्गत हमने संविधान में एक शेड्यूल 11 भी यहां पर ऐड किया, अनुसूची 11 को भी यहां पर ऐड किया, ठीक है। याद आ रहा है? तो मैंने क्या बताया था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब सोचो भाई, 11वीं अनुसूची कहां पर आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पी फॉर पंचायत। तो 11 शेड्यूल जो जोड़ा गया था वो आपका पंचायत के संदर्भ में था। इस अनुसूची के अंतर्गत कुल 29 विषय यहां पर शामिल किए गए, 29 सब्जेक्ट, 29 टॉपिक यहां पर शामिल किया गया है, जो कि आर्टिकल 243G के अंतर्गत मेंशन है। आर्टिकल 243G के अंतर्गत मेंशन है। इतनी बातें याद कर लेना, कहीं पर नोट डाउन कर लो। अच्छा, इसी अमेंडमेंट के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रोविजन शामिल किए गए हैं जो कि कंपलसरी है, मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ स्वैच्छिक प्रोविजन भी यहाँ पर शामिल किया गया है, जो कि राज्य विधानमंडल अपने आधार पर डिसाइड करके अपने राज्य के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन का निर्माण वहां पर कर सकती है, ठीक है। लेकिन कुछ अनिवार्य प्रोविजन भी यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके साथ साथ समझो भाई, जो 74th अमेंडमेंट था, जो कि 1992 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था, 1993 में लागू हुआ था। यहाँ पर नगर पंचायत की बात की जाती है, लोकल अर्बन गवर्नमेंट की बात की जाती है। अब इसके लिए संविधान में भाग 9A जोड़ा गया था।
भाग 9 क्या था? पंचायत था। 9A क्या था? अर्बन बॉडीज के बारे में बात कर रहा था। और यहां पर आपका आर्टिकल स्टार्ट होता है आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 तक। ठीक है, कहां तक? ZG तक। याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एग्जाम में प्रश्न आएगा तो कंफ्यूजन में मत आना। ठीक है कि सर इसका आंसर क्या टिक करेंगे। 243 से लेकर के 243O तक हमने देखा था पंचायत के बारे में प्रोविजन दिया गया था संविधान के भाग 9 के अंतर्गत। संविधान के भाग 9A के अंतर्गत इसके आगे से हम चीजें स्टार्ट करते हैं, 243P से स्टार्ट करते हैं, O के बाद, और ये 243ZG तक जाता है। ZG का मतलब क्या हुआ कि जेड जब आरटी और जेड आता है तो उसका ZA ZB ZC ZE ZF ऐसा करके चीजें बढ़ती हैं, तो ZG तक यहाँ पर हम लोग जाते हैं। इसके लिए हमने संविधान में 12th अनुसूची 12वीं अनुसूची को यहां पर शामिल किया था, और इस शेड्यूल के अंतर्गत हमने आर्टिकल 243W में 18 टॉपिक यहां पर शामिल किया। 18 सब्जेक्ट यहां पर क्या किया हुआ है? शामिल किया। मतलब 29 विषय पंचायत के लिए दिया गया है, 18 विषय नगर पंचायत के लिए दिया गया है। ठीक है, तो कंफ्यूजन यहां पर एकदम दूर रखना आप लोग। कंफ्यूजन यहां पर क्या करना आप लोग? एकदम दूर रखना। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत किस पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, यहां से जरूर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अभी हम लोग जब प्रश्न पर जाएंगे ना, आपको ये सारे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद और समझो भाई, ग्राम सभा का एक टर्म आप लोग बार बार सुनते हो, ग्राम सभा है क्या? तो देखो, जितने लोग गांव में रहे हैं उनको तो पता है, जो नहीं रहा वो समझना। गांव स्तर पर जो पंचायत क्षेत्र होता है, उस पंचायत क्षेत्र में जो भी इलेक्टोरल सूची होती है, जो लिस्ट होती है, जो निर्वाचक सूची होती है, उसमें पंजीकृत सभी व्यक्तियों को मिलाकर के जिस सभा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जैसे मानो आप गांव स्तर पर रह रहे हो, आप अपने पंचायत क्षेत्र में एक निर्वाचक सूची में शामिल हो, ठीक है, आप वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड हो, पंजीकृत व्यक्ति हो, तो आप ग्राम सभा के मेंबर माने जाओगे। तो ग्राम सभा ये चीज होती है। ग्राम सभा कोई इलेक्टोरल बॉडी, कोई चुनी हुई बॉडी नहीं होती है, उसमें सभी निर्वाचक सूची में रजिस्टर्ड व्यक्ति जो होंगे वो यहाँ पर शामिल होते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो पंचायत का कॉन्सेप्ट रखा गया, वो 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली यहाँ पर रखी गई। मतलब बड़े मेहता जी की बात मान लिया गया, ठीक है, छोटे मेहता की बात को नहीं माना गया, बड़े मेहता की बात को यहाँ पर मान लिया गया। हमने 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली को यहाँ पर स्वीकार किया। कौन कौन से 3 स्तर है भाई? ग्राम, माध्यमिक और जिला स्तर। इन 3 स्तरों को हमने यहाँ पर अपने रखा हुआ है। लेकिन इसमें भी एक लॉजिक है, एक पॉइंट है। पॉइंट ये कि अगर किसी स्टेट की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी तो उसके लिए माध्यमिक स्तर पर पंचायत का निर्माण करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो 73rd अमेंडमेंट क्या कहता है? 3 स्तरीय प्रणाली की बात करता है, ग्राम स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और जिला स्तर पर। लेकिन वो यहां पर एक बात और मेंशन करता है कि अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो उसके लिए माध्यमिक स्तर पर पंचायत का स्थापना करना अनिवार्य नहीं है, उसको यहां पर छूट दिया गया है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे। इसके अलावा समझो भाई, जो पंचायत के तीनों स्तर होते हैं, उन तीनों स्तर में जो सभी सदस्य होते हैं उनका चुनाव लोगों के द्वारा सीधे किया था, मतलब प्रत्यक्ष तौर पर इनका इलेक्शन होता है। मैं सदस्यों की बात कर रहा हूं, अभी मैं अभी अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, चेयरपर्सन की बात नहीं कर रहा हूं। तीनों स्तर पर जो पंचायत बैठेगी, उन पंचायत के जो मेंबर्स होंगे उनका चुनाव डायरेक्टली लोगों के द्वारा यहां पर किया जाएगा। लेकिन उनके जो अध्यक्ष होंगे, ठीक है, उन तीनों स्तर के जो अध्यक्ष होंगे उनमें से माध्यमिक और जिला स्तर के जो अध्यक्ष होंगे उनको कौन चुनेगा? तो जो निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, जो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके द्वारा उन्हीं में से चुना जाता है अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहा है इनके लिए, अध्यक्ष के लिए। तो जो निर्वाचित सदस्य रहते हैं वही आपस में मिलकर के अपने बीच में से किसी व्यक्ति को माध्यमिक या जिला स्तर के पंचायत में अध्यक्ष के तौर पर चुन लेते हैं। लेकिन गांव स्तर पर क्या होता है? गांव स्तर पर के लिए हर राज्य में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, और ये पावर दी गई राज्य के विधानमंडल को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ये पावर दिया गया है कि आप अपने हिसाब से, आपको जो लगता है, जो प्रोसेस को फॉलो किया जाना चाहिए, आप वो प्रोसेस बना लो और गांव स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव उस माध्यम से यहां पर करो। ठीक है, तो ये अध्यक्ष के चुनाव की बात हो गया। सदस्यों का चुनाव डायरेक्टली हो रहा है, ध्यान रखना आप लोग, सदस्यों का चुनाव यहाँ पर डायरेक्टली हो रहा है, जबकि जो अध्यक्ष है उनके चुनाव के लिए ग्रामीण स्तर पर क्या किया गया है कि राज्य के विधानमंडल को पावर दिया गया कि वो प्रोसेस बनाए, जबकि माध्यमिक और जिला स्तर पर उनका चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से उनके बीच जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वही करते हैं। क्लियर है? पंचायत के पूरे कॉन्सेप्ट में रिजर्वेशन की बात कही गई है, और ये कहा गया कि प्रत्येक पंचायत में, मतलब तीनों स्तरों में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। ध्यान यहां पर यह बात देना, ये बार कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान यहां पर यह बात देना कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसे आरक्षण का कॉन्सेप्ट नहीं है।
तो कई बार आपसे प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायतों में शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन की बात नहीं कही गई है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वहां पर शेड्यूल कास्ट है नहीं और बाकी सारी पॉपुलेशन क्या शेड्यूल ट्राइब है। ठीक है, तो भाई जब सब पॉपुलेशन ही वही तो उनके लिए क्यों अलग से रिजर्वेशन किया जाए। तो अरुणाचल प्रदेश में उनके लिए रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इसके साथ ही साथ पंचायत और नगर पंचायत में भी ध्यान रखिएगा, अर्बन बॉडीज में भी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया गया है वो आर्टिकल 334 के धारा जो एक टाइम पीरियड होता है, जो निर्धारित अवधि है, केवल उस अवधि तक के लिए दिया जाता है, जिसको भी बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया। ठीक है, रिसेंट का जो अमेंडमेंट हुआ था जहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सीटों को बढ़ा दिया गया था, तो उस अवधि तक के लिए ही यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा, ये बात मेंशन है। ठीक है, तो ग्रामीण स्तर पर या फिर पंचायत के तीनों स्तरों पर जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। और अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, क्योंकि वहां पर शेड्यूल कास्ट नहीं है और शेड्यूल ट्राइब क्या है, सारी जनसंख्या ही वही है लगभग, तो भाई उनके लिए क्यों बहुमत के लिए आप थोड़ी रिजर्वेशन देने जा रहे हो वहां पर। ठीक है, तो ये एक विशेष पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा समझो भाई, पंचायत के स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 सीट का रिजर्वेशन किया गया है। तो इस सीट के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सब यहाँ पर शामिल होता है, सबको मिलाकर के 1/3 का रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। अब देखो भाई, जो पंचायत का कार्यकाल होता है उस कार्यकाल की गणना हम लोग करते हैं पंचायत के पहले बैठक से। मतलब सुनना, पंचायत के इलेक्शन से नहीं, पंचायत के रिजल्ट आने से नहीं, पंचायत का पहला बैठक जिस दिन होगा उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक हम क्या करेंगे, पंचायत के कार्यकाल को मानेंगे। और अगर उस 5 वर्ष से पहले पंचायत किसी भी कारण से विघटित की जाती है तो 6 महीने के अंदर हमको री इलेक्शन कराना पड़ेगा। अगर ध्यान रखिए यहाँ पर, अगर जो समय बचा हुआ है पंचायत का, पुरानी पंचायत का, अगर वो 6 महीना से कम है तो हमको री इलेक्शन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बात समझ गए आप लोग? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से कि अगर पंचायत किसी भी कारण से विघटित की जाती है तो 6 महीने के भीतर री इलेक्शन कराना पड़ेगा। और अगर कार्यकाल जो शेष कार्यकाल बचा हुआ है वो 6 महीने से कम का है तो री इलेक्शन की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। यहीं पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये दोस्तों कि जो नई पंचायत गठित की जाएगी वो पंचायत का जो कार्यकाल होगा, जो टेन्योर होगा, वो जो पुरानी पंचायत जिसको विघटित किया गया था उसके शेष अवधि के लिए ही होगा। मतलब कि नई पंचायत जो यहाँ पर गठित की जा रही है वो 5 वर्ष तक कार्य नहीं करेगी। जैसे मानो पहली पंचायत का गठन किया गया 5 साल के लिए, ठीक है, 2 साल बाद इस पंचायत को बंद कर दिया, विघटित कर दिया गया, तो 6 महीने के भीतर री इलेक्शन कराया जाएगा। और री इलेक्शन के बाद जो पंचायत बनेगी वो केवल बाकी जो टाइम पीरियड है, जो 3 साल का जो टाइम पीरियड है, केवल उतने ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर क्या करेगी, कार्य करेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। पंचायत के चुनाव में शामिल होने की जो एज होती है वो 21 वर्ष होती है। इस पूरे पंचायत का और जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के जितने भी इलेक्शंस होते हैं उन इलेक्शंस को कंडक्ट कौन कराता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है, पंचायत और नगर पालिका और नगर पंचायत का चुनाव का यहाँ पर क्या करता है, प्रक्रियाओं को संपन्न। ठीक है, एक यहां पर बात और ध्यान रखना, क्योंकि पंचायत का ये पूरा प्रोविजन जो है वो शेड्यूल एरिया पर लागू नहीं किया गया। ठीक है, तो 1996 में क्या किया गया, पेसा एक्ट लेकर के आ गया, पंचायत एक्सटेंडेड टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। तो कई बार प्रश्न आपसे ये पूछता है कि पेसा एक्ट कब आया था। ठीक है, तो पेसा एक्ट आया था आप लोगों का 1996 में। था क्या भाई, देखो संविधान के भाग 9 में, ठीक है, 5वीं भाग 9 क्या था भाई, पंचायत का भाग था यहाँ पर। अभी हमने देखा ना, देखो कंफ्यूज मत होना भाई, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो संविधान का जो भाग 9 था जो कि 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से यहाँ पर ऐड किया गया था, वो पंचायत की बात करता है। ये पूरा प्रोविजन शेड्यूल्ड एरियाज पर लागू नहीं होता है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जितने भी शेड्यूल्ड एरिया हैं, ठीक है, उन पर लागू नहीं किया जाता है। हालांकि संसद अगर चाहे, अगर पार्लियामेंट चाहे तो कुछ अमेंडमेंट करके यहां पर इनको लागू कर सकती है। और वही अमेंडमेंट किया सरकार ने, मतलब संसद ने, पार्लियामेंट ने, पेसा एक्ट के माध्यम से। ठीक है, तो पेसा एक्ट आता है 1996 में, लगभग ये 10 राज्यों में क्या है, लागू आप लोगों का। ठीक है, लगभग 10 राज्यों के कुछ क्षेत्रों में पेसा एक्ट को यहाँ पर लागू किया गया है। तो ये बात क्लियर रहेगा, अब समझना। अब यहाँ पर मैं कुछ आप लोगों को हिस्ट्री के प्रश्न में डिस्कस कर ले रहा हूँ, चूंकि मेरे सामने आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो नगर निगम, अगर मैं म्यूनिसिपैलिटीज की बात करूँ तो भारत में सबसे पहला जो नगर निगम की स्थापना किया गया वो किया गया मद्रास 1688 ईस्वी में, 1688 में सबसे पहला नगर निगम की यहाँ पर स्थापना की गई है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना,
कई प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय होते हैं, जैसे कि नगर पालिका परिषद, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र, छावनी बोर्ड, कंटेनमेंट बोर्ड जो होता है, ये सारे कई प्रकार के लोकल अर्बन बॉडीज आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, इनके बारे में हम चीजों को आगे क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते रहेंगे। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन से। ठीक है, देखो भाई, अब हमारी जो क्वेश्चन की स्पीड रहेगी वो अच्छी खासी तेज रहेगी, क्योंकि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्या किया हुआ है, समझ लिया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्टिकल 40 याद है, डीपीएसपी, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, क्या कहता है भाई, ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। बात क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल, तृतीय तल मतलब क्या कह रहा है, पंचायत या फिर नगर पंचायत का जो स्तर है, मतलब लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो, उनकी बात कर रहा है कि फेडरल सिस्टम में, इंडियन फेडरल सिस्टम में इसको कब जोड़ा गया। देखो 1992 का अधिनियम था, लागू कब हुआ, 1993 में। एक लागू हुआ 24 अप्रैल को, एक लागू हुआ 1 जून को, लेकिन 1993 वही ईयर है। तो 1993 टिक करना, बहुत सारे विद्यार्थी, मैं बता रहा हूँ फिर से, बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर 1992 टिक करके आओगे, और आयोग 2020 में ये प्रश्न पूछा है और आपको यहाँ पर निगेटिव मार्किंग देकर के आए। ठीक है, इसलिए मैंने वो पूरे टॉपिक को बहुत कंक्रीट तौर पर आपसे डिस्कस किया था। अब समझो भाई, पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया, 1993। यहाँ पर तो डाउट ही नहीं, क्योंकि 1992 आप लोगों के सामने है ही नहीं। ठीक है, तो 1993 में ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का लागू होता है। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान करता है। ध्यान रखना, पंचायती राज व्यवस्था की बात हो रही है, तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए हमने 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया था। तो 73वां संशोधन यहाँ पर आप लोगों का अंतर हो जाएगा। इसी के माध्यम से हमने संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची को यहाँ पर ऐड किया था। ठीक है, एक बेसिक पॉइंट है, ध्यान रखना। 1992 का अधिनियम था, 1993 में लागू किया गया था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। ये सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किया हुआ है, मैंने आप लोगों को सारा कंक्रीट पहले ही दे दिया है कि भाई लो, सारा कंटेंट एक बार में लो। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिया गया। पहला स्टेटमेंट है कि 73rd अमेंडमेंट जो है वो भारत के लोकल गवर्नमेंट के इतिहास में, लोकल शासन के इतिहास में आधार स्तंभ के रूप में जाना था। सही बात है भाई, 73rd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपको माना जाएगा। सेकंड कह रहा है कि 73rd अमेंडमेंट ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया। सही बात है भाई, तो ये कथन भी सत्य है। अब हमको देखना है भाई कि ये इसका एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं सही है। भाई इसको आधार स्तंभ हम क्यों मानते होंगे 73rd अमेंडमेंट को, क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया है। ठीक है, तो ये इसको बहुत अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो दोनों कथन यहाँ पर सत्य हो गए आपके, और दोनों का एक्सप्लेनेशन भी सत्य है। एक बात और ध्यान रखना, आयोग रिसेंट के कुछ ईयर में ऐसा कारनामा कर रहा है आप लोगों से कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है विकल्प का, वो फॉर्मेट चेंज कर दे रहा है। जैसे देखो, ए विकल्प इसने क्या कर दिया, ए सही है परंतु आर गलत है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो ये जनरली सी ऑप्शन में आपको देखने को मिलता था। ठीक है, सी या डी ऑप्शन आपको देखने को मिलता था। अब इसने पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया। तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं ना, बिना ऑप्शन पढ़े डायरेक्टली क्वेश्चन का टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ये गलती मत करना, ये आपको निगेटिव मार्क की तरफ आपको लेकर के जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के 73rd अमेंडमेंट के द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से किसमें वर्णित है। मैंने आपको क्या बताया कि 11th शेड्यूल यहाँ पर जोड़ा गया, जिसमें 29 टॉपिक को शामिल किया गया। तो 11वीं अनुसूची वो है जिसमें कुल 29 विषय यहाँ पर शामिल किया गया है, हमने डिस्कस करके रखा हुआ है। अब देखो भाई, कह रहा है कि कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। पंचायतों के स्ट्रक्चर को लेकर के कौन उपबंध करेगा, तो राज्य का विधानमंडल करेगा भाई। उसको यहाँ पे कौन सा अधिकार दिया गया है। ठीक है, कि तुमको जो समझ में आ रहा है, पंचायत की संरचना को वहां पर वैसे बनाओ। ठीक है, तो ये पास किसे, ये पावर किसके पास है, राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली के पास यहाँ पर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर कौन सा कथन सत्य नहीं है पंचायतों के संदर्भ में, 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, किसी राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा। सही बात है भाई। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। सही बात है, जिला स्तर पर थोड़ी करेगी। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। सही बात है, सही बात है नहीं मेरे महोदय, ध्यान रखना, प्रत्येक शब्द कहा है। और हमने क्या डिस्कस किया कि त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की बात कही गई है, लेकिन एक बात और कहा गया कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी तो मध्यवर्ती स्तर का पंचायत बनाने की आवश्यकता उसको नहीं है। तो प्रत्येक राज्य इनका गठन करेगा। ये स्टेटमेंट अपने में गलत हो गया, तो थर्ड स्टेटमेंट को खारिज करो। अगला आपका आंसर यहाँ पर आपने
आप यहाँ पर आ गया, ठीक है, कि सी विकल्प स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया हुआ था, इसको टिक करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दोगे डी स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, तो सी और डी आपस में कंट्राडिक्ट भी कर रहा है। डी क्या कह रहा है, ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। सही बात है, तो मतलब सी और डी आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक स्टेटमेंट सही होगा इसमें से और एक स्टेटमेंट गलत होगा। आपने डी पढ़ा हुआ था पहले कि सही है, तो सी गलत हो गया। ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, और आगे बढ़ जाओ। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से, किस डेट से 5 वर्ष तक का होता है। मैंने क्या कहा था, चुनाव की अधिघोषणा की तिथि से नहीं भाई, चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से नहीं भाई, सदस्यों के द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से नहीं भाई, प्रथम अधिवेशन के डेट से, जब पहली बैठक पंचायत की होगी उस बैठक की डेट से 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल यहाँ पर होता है। ठीक है, ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर पहले विघटन किया जाएगा तो 6 माह के भीतर पुनः इलेक्शन कराया जाएगा। अगर अगर ध्यान रखिएगा, अगर ये अवधि 6 माह से कम की है तो निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं है। इसके साथ ही साथ जो विघटित पंचायत जब पुनर्गठित की जाएगी तो केवल अवशिष्ट अवधि के लिए ही कार्य करेगी, जो बचा हुआ टाइम पीरियड, जो टेन्योर पीरियड है उसके लिए ही काम करेगा। ये सारी बात हमने डिस्कस की हुई है, इसीलिए हम लोग बहुत स्पीड में चल रहे हैं। बिल्कुल घबराना मत, हमने पूरा का पूरा पॉइंट डिस्कस करके रखा हुआ है पहले से। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत यहाँ पर नहीं होने वाला। ये क्वेश्चन पुराना है, छोड़ दो इसको, मतलब नहीं है इसका। ये क्वेश्चन देखो, आरओ के पेपर में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दो स्टेटमेंट है। पहला, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। सही बात है भाई, लोकल गवर्नमेंट को सेल्फ गवर्नमेंट हमने माना है यहाँ पर। फिर इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। अब देखो दो चीज समझना, प्रश्न यहाँ पर ध्यान दोगे आप लोग, तो अगर कोई एस्पिरेंट बहुत जल्दीबाजी में टिक करेगा ना तो दोनों कथन को सत्य मान लेगा कि हाँ भाई पहला भी सही है दूसरा भी सही है, और वास्तव में सही है। लेकिन क्या ये दोनों स्टेटमेंट 73rd अमेंडमेंट के संदर्भ में सही है? नहीं भाई, जो शहरी स्थानीय सरकार है इसके संदर्भ में 74th अमेंडमेंट में प्रावधान किया गया है, ना कि 73rd में। बात समझ में आ रही है? ये छोटी छोटी पॉइंट्स आप लोगों को पकड़ना पड़ेगा अपने क्वेश्चन में। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। कि 73rd की बात की जा रही है तो उसमें शहरी स्थानीय कैसे आ गया, तो सेकंड को यहाँ पर एलिमिनेट करो, पहला आप लोगों का आंसर हो गया, तो केवल एक यहाँ पर आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। संविधान का भाग 9A, भाग 9A क्या था, ये था नगरीय स्वशासन की बात कर रहा था। ठीक है, ध्यान रखना, ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा है। भाग 9 है ग्रामीण स्तर पर जो पंचायत है पंचायत सिस्टम की बात करता है। भाग 9 है अर्बन क्षेत्रों की बात करता है। ठीक है, ये दोनों बात समझना। तो भाग 9 है किसके संदर्भ में है, शहरी क्षेत्र के संदर्भ में। बी विकल्प यहाँ पर आप लोगों का इजिली सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा। पंचायत चुनाव का निर्णय कौन करता है भाई, सिंपल सी बात है, राज्य सरकार वहां पर करती है कि पंचायत चुनाव कराना है, क्या कराना है क्या नहीं कराना है। ठीक है, तो पंचायतों को संविधान की 7 शेड्यूल में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, 7 शेड्यूल में राज्य सूची स्टेट लिस्ट में इसको हमने यहाँ पर शामिल किया हुआ है। ठीक है, और इनका जो इलेक्शन का निर्णय होता है वो हम लोग राज्य सरकार के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, राज्य सरकार का निर्णय होता है जो कि राज्य निर्वाचन आयोग के सलाह पर कार्य करता है। ठीक है, अब देखो निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। नहीं पहले मार्क कर लेंगे हम लोग, फिर आपको स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पहला कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। सही बात है भाई, स्टेट इलेक्शन कमीशन ये कार्य करता है। फिर कह रहा है कि संविधान 74th अमेंडमेंट अधिनियम, सोचो फिर से, पंचायत की बात कर रहा है, क्या 74th होगा? नहीं, पंचायत आपका 73rd में शामिल होता है, 74th में नगरीय शासन शामिल होता है। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत ही इजिली एलिमिनेट हो गया। बाकी दोनों स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के भीतर नया चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसका आंसर बहुत ही इजिली यहाँ पर आप लोगों का आ गया। अगला देखो, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये मैं कह रहा था, याद रखो भाई वो 24 अप्रैल, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक पॉइंट और समझना, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में भारत की पहली पंचायत की स्थापना किया गया था। ठीक है, याद है ना वो डेट, वो तारीख, मतलब ये घटना जो मैं आपको समझाया था। ठीक है, कि राजस्थान के नागौर में 1959 में बड़े मेहता जी के सिफारिशों के पश्चात जवाहरलाल नेहरू जी ने काम किया था। और ये डेट क्या थी पता है आप लोगों को, 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस। तो याद करना थोड़ा इजी है, कई बार हो सकता हो कि इस टॉपिक से अभी तक प्रश्न बन करके नहीं आया है। भाई ऐसा तो है ना कि आयोग केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देती है, हम तो हमेशा कहते हैं भाई केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा। लेकिन हाँ,
उसके बेसिस पर अगर आप उसके डायमेंशन को कवर करोगे ना तो क्वेश्चन आप लोग टैकल कर ले जाओगे। जैसे कि अभी ध्यान रखो कि राजस्थान के नागौर में जो पंचायत स्थापना किया गया था वो 2 अक्टूबर को किया गया था। जब भाई 73rd अमेंडमेंट कब लागू हुआ था ये पूछ सकता है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस पूछ सकता है, तो ये प्रश्न तो ऑब्वियसली बनता है एग्जाम में, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायती दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अब देखो पेसा एक्ट, ठीक, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज, ये कब पारित किया गया? 1996 में पारित किया गया था। सिंपल सी बात हमने डिस्कस किया हुआ है। अब देखो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट और असर्शन रीजन क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि इस असर्शन है कि पंचायतों के प्रधान, प्रमुख और अध्यक्ष, ध्यान रखना, प्रधान, प्रमुख और अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित है, आरक्षण से उनका क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। सही बात है भाई, महिलाओं को रिजर्वेशन देकर के हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें अच्छी की है। ठीक है, ये बात को यहाँ पर स्वीकार करा। फिर क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं भाई, देखो इस संदर्भ में कोई भी मांग नहीं किया गया था। इसको जब हमने अमेंडमेंट बनाया तो हमने अपने यहाँ पर ऑलरेडी शामिल कर दिया। इसके लिए ना तो कोई आंदोलन हुआ, ना तो महिलाओं की तरफ कोई बहुत बड़ा इस संदर्भ में डिमांड क्रिएट किया गया था। ठीक है, लेकिन महिलाओं को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, ये अपने में बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए आंदोलन किया गया, आरक्षण की मांग किया गया, ये स्टेटमेंट गलत है और केवल एक कथन यहाँ पर सत्य है। तो ए सही, आर गलत, इसका आंसर आप लोगों का यहाँ पर इजिली आ गया। ठीक है, बात क्लियर है? अब देखो भाई, अब ये सब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है ना, आप लोगों से कुछ आर्टिकल्स आप लोगों को याद करा रहा है। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स यहाँ पर आप लोगों को याद करा रहा है, तो थोड़ा सा एक बार आर्टिकल्स ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में, इंस्टीट्यूशन जो पंचायती राज के लिए बनाया गया था, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। 2 स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है इसका प्रावधान, इसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243D पार्ट 243D ब्रैकेट 3 में किया गया है। ठीक है, अब कहोगे सर इतना आर्टिकल कहाँ से याद करेंगे? समझते हैं। देखो ऐसे जितने भी आर्टिकल्स आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा उसको नोट डाउन करते जाओ, अभी अभी के लिए नोट डाउन करते जाओ इस जगह पर, ताकि बाद में रिवाइज करना थोड़ा इजी रह जाए। ठीक है, तो आर्टिकल 243D जो है वो महिलाओं के रिजर्वेशन की बात करता है, ये कथन यहाँ पर सत्य है। ठीक है, अब देखो यह आरक्षण आर्टिकल 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। मतलब जब तक 334 में मेंशन है, ध्यान देना 334 में जो मेंशन है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन के लिए टाइम पीरियड मेंशन है। महिलाओं के संदर्भ में कोई टाइम पीरियड वहां पर मेंशन नहीं है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए ऐसा कोई टाइम पीरियड 334 में नहीं दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ध्यान रखिएगा, केवल पहला स्टेटमेंट सत्य था, एक कथन सत्य है, बाकी आप लोग यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि 30% स्थान आरक्षण महिलाओं के लिए किस एक्ट के अंतर्गत किया गया है? मैं पहले बात 30% तो किया नहीं गया है, किया गया 1/3 जो कि 33% के राउंड है, तो क्वेश्चन ही एरर है, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये अमेंडमेंट 73rd में किया गया था, आप लोगों को पता है। ठीक है, 73rd के 243D में किया गया है। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? फिर से वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क ख ग घ अंग याद कर लो या फिर ABCD याद कर लो। तो डी जो है आर्टिकल 243D का खंड 3, ठीक है, आर्टिकल 243D का पार्ट 3 में ये प्रोविजन किया गया है, इस बात को ध्यान रखना। कह रहा कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में महिलाओं के लिए आरक्षित संस्थानों की संख्या कितनी है? तो कुल स्थानों का 1/3। सिंपल सी बात है भाई, इसमें तो कोई मतलब डाउट है ही नहीं। फिर कह रहा है कि पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? याद है ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्वेशन है वो किस स्टेट में लागू नहीं किया गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। का आंसर मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस कर दिया था कि अरुणाचल में चूंकि शेड्यूल कास्ट है ही नहीं, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। ठीक है, जब है ही नहीं वहां पर तो रिजर्वेशन किसको दोगे आप? ठीक है, बात ही खत्म हो गया। और चूंकि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति है तो उनका बात यहाँ पर अनुसूचित जनजाति ही है, बात ही खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो ग्राम सभा क्या है, मैंने आपको बताया भी था कि वहां के जो वोटर्स होते हैं, जो कि पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में रजिस्टर्ड लोग होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ग्राम सभा का मेंबर। ठीक है, ग्राम सभा कहते हैं। तो ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों का जो समूह होता है वो ग्राम सभा का निर्माण करता है। ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, 2023 में प्रश्न पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, ग्राम सभा के संदर्भ में। ठीक है, इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार से हैं जैसे कि राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर। सही बात है भाई,
इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा होता है। अब बताओ केंद्र सरकार यहाँ पर क्यों आएगी बीच में? जब ग्राम सभा की बात हो रही है, आपने देखा कि 7वीं अनुसूची में राज्य सूची मतलब स्टेट लिस्ट के अंतर्गत इस टॉपिक को शामिल कर दिया गया है, तो केंद्र सरकार क्यों आएगी? तो बी विकल्प गलत हो गया, आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। नहीं कथन पूछा था यहाँ पर आप लोगों से, तो बी गलत हो गया, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। देखो तृणमूल लोकतंत्र, तृणमूल लोकतंत्र मतलब वो ग्रास रूट लोकतंत्र डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। ऑब्वियसली ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या थी? पंचायती सिस्टम था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले में इसकी स्थापना किया था। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किया है पहले ही। पहले की जो 25 मिनट की क्लास है वो अपने में इस पूरे टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन है, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग क्वेश्चन के नेचर को समझ रहे हैं अभी। अब देखो भाई, पंचायती राज एक व्यवस्था है किस प्रकार की? स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, सही बात है। जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय प्रशासन की, सही बात है भाई, त्रिस्तरीय कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर के आया गया है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, सही बात है भाई। पद सोपानिक संरचना की, हायरार्की ऑर्डर की, हायरार्की ऑर्डर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 आप लोगों का विकल्प यहाँ पर सही है, इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, क्यों अपनाई गई थी भाई? लोगों को राजनीतिक जागरूकता पैदा करने के लिए नहीं, लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण के लिए, ये सही विकल्प है, ठीक है। कि हम डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, डेमोक्रेसी के, हमने इस काम को यहाँ पर स्टार्ट किया था, ठीक है। अब देखो स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, स्थानीय सर लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, वैधानिक स्थिति है, स्थानीय समुदाय की भागीदारी है, केंद्रीय नियंत्रण। भाई सेंट्रल नियंत्रण यहाँ पर नहीं होता है, बात क्लियर है। तो इसमें बहुत कंफ्यूज मत होना आप लोग, ऐसे बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कह रहा पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रही है, ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, ये स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 73rd अमेंडमेंट 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। भाई डेट तो मैंने 10 बार याद कराया ना, 24 अप्रैल 1993 राष्ट्रीय पंचायती दिवस, तो ये तो गलत मत करना, बी विकल्प गलत है यहाँ पर आप लोगों का, टिक करके आराम से आगे बढ़ जाओ। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? क्या भाई विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के लिए योग्य बनाना लोगों को, ठीक है। तो डी विकल्प यहाँ पर सही है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात यहाँ पर हो रही है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य यही था, ठीक है। 2 स्टेटमेंट है, असर्शन और रीजन। पहला क्या कह रहा है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों में, ध्यान रखिएगा, रूरल इश्यूज के संदर्भ में जो पॉलिटिक्स है उसका अंतःखेल खत्म हो गया है, ठीक है, या कम हो गया, ये बात कह रहा है। फिर कह रहा है कि संविधान के 73rd अमेंडमेंट के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान किया गया। पहले सेकंड कथन तो सत्य है भाई, सेकंड कथन तो सत्य है, जो मैं मानता हूँ। पहला कथन यार अभी तो कोई क्वेश्चन 1998 में पूछा गया था, हो सकता हो कि 1993 में पंचायत की स्थापना किया गया हो, तो 1998 तक ऐसा लगा हो। हालांकि मुझे तो आज ऐसा लगता है कि ग्रामीण स्तर पर सबसे ज़्यादा पंचायत होती है, ठीक है, और सबसे खतरनाक पंचायत का चुनाव होता है। मतलब विधायक, सांसद, इनके चुनाव से बहुत टफ होता है आप लोगों का ग्रामीण स्तर पर सरपंच या फिर पंच का चुनाव करना। उनके लिए मारा मारी, खून खराबा सब हो जाता है इस समय पर। तो मुझे तो मतलब पहला स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा है, लेकिन इसने माना हुआ है कि पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। वर्तमान में ये कंडीशन मुझे लगता है चेंज हो चुकी है, ठीक है, तो इसको आप लोग छोड़ सकते हो अभी। अगला देखो, पंचायती राज के नाम किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया, इजी क्वेश्चन था। कह रहा कि बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई कहां पर? बलवंत राय मेहता, बड़े मेहता जी की बात हो रही है, 1957 में ये आए थे। 1959 में राजस्थान के नागौर में, ठीक है, राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर को इनकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। तो ये बलवंत राय मेहता जी की सिफारिश पर राजस्थान में स्थापना हुई है, बात ही खत्म हो गया। अगला देखो, कुछ कमिटीज के नाम दे रहा है और उनके कुछ सुझाव की बात कर रहा है, मैच कराने कह रहा है। बलवंत राय मेहता ने क्या कहा था? त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही थी। अशोक मेहता ने क्या कहा था, छोटे मेहता साहब, उन्होंने द्विस्तरीय पंचायत की बात कही थी। अब इसी को मैच करा दो केवल, एक को 2 से मैच करा दो, एक को 2 से मैच करा दो, आपका आंसर ही यहाँ पर आ गया, ठीक है। इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? सिंघवी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और कही थी, अगर आप ध्यान दोगे तो। सिंघवी जी वही थे जिन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा यहाँ पर दे देना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, सिंघवी जी की भूमिका को भूल मत जाना। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार, आर्किटेक्चर किसको कहा जाता है? भाई बलवंत राय मेहता जी सबसे पहले वही लेकर के आए थे इस कॉन्सेप्ट को। फिर कह कि 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायत की स्थापना कहां पर किया गया था? तो नागौर, राजस्थान के नागौर में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो कि कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? भाई सिंघवी समिति है, अशोक मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति है, बच्ची कौन समिति? PVN राव कमेटी, तो इसको टिक करके आप लोग
आगे बढ़ जाना, ठीक है। अब देखो इसके अलावा कुछ कमेटी का नाम यहाँ पर और देता है, जैसे कहता है कि हनुमंतराव कमेटी भी थी, संथानम कमेटी भी थी। इन दोनों का नाम हमने डिस्कस नहीं किया था। इन दो कमेटी के नाम भी आप लोग ध्यान रखना, जो कि पंचायती सिस्टम के संदर्भ में बनाई गई थी, ठीक है। फिर देखो वही क्वेश्चन में कह रहा था कि कई बार इन कमेटियों को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाने को भी कह देता है। हमने एक बात याद करके रखा, क्या कि बड़े मेहता साहब सबसे पहले आते, कब आए थे, 1957 में आए थे, तो बड़े मेहता साहब को 1957 से मिला दो। इसके बाद छोटे मेहता साहब 20 साल बाद आए, 1959 में, तो 1977 में, ठीक है, इनको भी टिक कर दो। मेरे हिसाब से इस आधार पर आपका आंसर आ जाना चाहिए, तो आप देख लोगे तो आंसर मिल जाएगा आप लोग, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है, कौन सी समिति संबद्ध नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। अशोक मेहता कमेटी है भाई, संतानम कमेटी अभी आपने देखा, बी आर मेहता कमेटी, बड़े मेहता साहब ये भी थे, VKRV राव कमेटी, ये कमेटी नहीं थी, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा हुआ, तो इसको टिक करके आप लोग आगे बढ़ जाना। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक मेहता जो थे उन्होंने पंचायती राज को लेकर किस तरह का पैटर्न की बात कहा था। उन्होंने कहा था कि द्विस्तरीय पंचायत सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, हमने डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अच्छा 2023 का ये प्रश्न ध्यान रखना, 2023 में ग्राम सभा पर एक प्रश्न आया था, और एक ये पंचायती राज व्यवस्था की अशोक कमेटी पर भी प्रश्न आया हुआ है। कह रहा है अशोक मेहता समिति जो 1977 में आई थी, उसकी प्रमुख सिफारिशें कौन सी सही हैं। पहला कह रहा है पंचायत राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर इन्होंने द्विस्तरीय व्यवस्था की बात कही। सही बात है, बड़े मेहता साहब ने कहा था 3 स्तरीय, छोटे मेहता साहब ने कहा था द्विस्तरीय। फिर कह रहा है कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रमुख बिंदु माना जाएगा, खंड को नहीं, ब्लॉक को नहीं, ध्यान रखिएगा आप लोग। इन्होंने क्या कहा था, डिस्ट्रिक्ट को, जिले को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना था, ठीक है, जिले को इन्होंने विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना था, ये बात आप लोग ध्यान रखना। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने वाली किस समिति ने सिफारिश किया था। देखो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है कि कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसने पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया था, तो सिंघवी महोदय, सिंघवी महोदय और संवैधानिक स्थिति, ठीक है, तो 100 याद रखोगे ना, इजी तरीका याद करने का। सिंघवी महोदय ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात किया था, 1986 में कमेटी बनाई गई थी, ये बात ध्यान रखना। फिर कह रहा कि संविधान में किस भाग में, पार्ट की बात कर रहा है, 392 में पंचायत बनाने की बात किया गया, संविधान के भाग 9 में कहा गया ऐसा, ठीक है, भाग 9 में बात कही गई है, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर 3 स्तरों पर पंचायत की बात यहाँ पर कहा गया है। मध्यवर्ती स्तर पर तब नहीं बनाना है जब 20 लाख से कम जनसंख्या, ठीक है, पॉइंट क्लियर है ना। अब ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा रिविजन में आप लोगों से नहीं कराऊंगा, तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा था, एक बार आप इसको चाहो तो याद कर लेना, जरूरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्थान नहीं है, ठीक है, किसमें पंचायती राज संस्थान नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया। और कह रहा है ये कि वर्तमान में 3 ऐसे राज्य हैं, ठीक है, जैसे कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इन 3 राज्य में पंचायती सिस्टम लागू नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जनजातीय परिषदों का निर्माण किया गया, ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया है, जनजातीय परिषदों का निर्माण किया गया है। तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इन 3 स्टेट में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखना। तो सब कुछ फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में याद रखो, मीन, जैसे देखो मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, ठीक है, तो मिमेना याद कर लो, मिमेना ऐसे 3 स्टेट है जहां पर आप लोगों का पंचायती सिस्टम लागू नहीं किया गया, ठीक है, क्लियर है। कि पंचायत समिति के जो मेंबर होंगे, जो सदस्य होंगे, वो कैसे चुने जाएंगे, तो मैंने आपसे कहा था कि जो मेंबर होंगे ना दोस्तों, मेंबर डायरेक्टली चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, प्रत्यक्ष इलेक्शन होता है, लेकिन इनके अध्यक्ष का जो इलेक्शन होता है उसमें यह है कि भाई जो ग्रामीण स्तर को अगर हम छोड़ दें तो बाकी मध्यवर्ती और जिला स्तर पर निर्वाचित जो मेंबर्स हैं वो चुनते हैं अपने में से, और ग्राम स्तर पर राज्य विधानमंडल जैसा तैयार करे डिसीजन वैसा चुना जाएगा, ठीक है। तो सदस्य का चुनाव तो प्रत्यक्ष तौर पर हो रहा है, ये बात तो क्लियर है, ठीक है, तो इसका आंसर सी टिक कर लो, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, क्लियर है। अब देखो भाई, अब उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष, ध्यान रखना मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा, किसी भी अगर स्टेट की बात करूं तो जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा उसका चुनने का तरीका बहुत क्लियर है कि उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वही इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से उसको चुनते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, देखो एक बार कह रहा कि जिला पंचायत के जो सदस्य होंगे वही अपनों के बीच में से
जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, मतलब केवल सेकंड स्टेटमेंट सही होगा। एक ही प्रोविजन कहा गया है। अगर ये ग्रामीण स्तर की बात करता ना तो हर स्टेट में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिला पंचायत के अध्यक्ष का इलेक्शन तो सेम प्रोसेस किया जा रहा है। ये बात ध्यान रखो आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? केवल 2 विकल्प। ठीक है, अब देखो भाई, पंचायतों के लिए चुनाव कौन कराएगा? ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा, मैं एक पॉइंट आप लोग से डिस्कस कर लेता हूँ जो कि आप लोग को याद रखना भी चाहिए, जरूरी है। जैसे देखो, जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये आपका आता है आर्टिकल 243, हिंदी मत याद करना मेरे भैया, 243 के अंतर्गत। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में आर्टिकल 243 के में दिया गया, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अब देखो कह रहा है कि पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा? जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। ध्यान देना, उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, लेकिन ये उसको हटा नहीं सकता है। इसको हटाएगा कौन? मैंने आप लोगों से पिछली क्लास में डिस्कस किया था, यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट बना के दिखाया था। ठीक है, तो ये कमेंट करके आप लोग बताओ, ये कमेंट करके बताओ कि राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष होंगे उनको हटाने का प्रोसेस क्या है? क्या राज्यपाल उनको हटा सकता है या फिर नहीं हटा सकता है? क्योंकि नियुक्ति तो राज्यपाल यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है और ये आर्टिकल 243 के में मेंशन है। वित्त आयोग का गठन, ठीक है, कौन करेगा? तो वित्त आयोग गठन करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। ठीक है, संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है और इसके संदर्भ में आपका आर्टिकल है आर्टिकल 243 आई। ठीक है, आई। जैसे फाइनेंस कमीशन होता है तो फाइनेंस में आप देखो तो आई आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 243 आई जो हो गया आप लोगों का, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करता है और इनकी नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो भाई कुछ क्वेश्चन और देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा कमेटी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच राजस्व का, रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करता है? भाई इसी के लिए तो स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना की जाती है 243 आई के अंतर्गत। तो आर्टिकल 243 आई में जो स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेगा वही स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के मध्य में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी लेगा। क्लियर हो? अब देखो भाई एक क्वेश्चन समझो, क्या रहा है, कथन दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट नया है इसलिए बता रहा हूं। स्थानीय निकायों को, जो लोकल बॉडीज है, उनको वित्तीय सहायता, फाइनेंस असिस्टेंस प्रदान करने हेतु जो उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। संघीय वित्त आयोग मतलब केंद्रीय वित्त आयोग की बात कर रहा है, आर्टिकल 280 वाली बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या स्थानीय निकायों को जो फाइनेंशियली सहायता दी जाएगी, वित्तीय सहायता दी जाएगी, क्या उसमें सेंटर के फाइनेंस कमीशन की कोई भूमिका है? पहले तो आप ये बताओ मुझे, ध्यान देना। सेंटर का जो फाइनेंस कमीशन होता है ना, वो यहाँ पर उपाय देता है कि किस आधार पर आप क्या करोगे, लोकल बॉडीज को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो सेंटर के फाइनेंस कमीशन उपाय देने में इसकी भूमिका मानी जाती है। तो ये कथन यहाँ पर क्या है, गलत है, क्योंकि सेंटर फाइनेंस कमीशन की लोकल बॉडीज में भूमिका है। ये बात ध्यान रखना, इसको गलती मत करना। हम लोग जनरली ऐसे कॉन्सेप्ट को गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि केंद्र और राज्य के मध्य वितरित होने वाले करों और संदाय संदर्भ में अनुशंसा प्रदान करने के साथ साथ राज्यों के स्थानीय निकायों के संसाधनों को अनुपूरित करने के लिए राज्यों की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपायों पर भी विचार करता है। ठीक है, तो सेंटर का फाइनेंस कमीशन स्टेट के फाइनेंशियल कमीशन के संदर्भ में भी कुछ कुछ सजेशन देता है, कुछ विचार करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। भाई है भाई, 243 के हमने डिस्कस किया था ना अभी, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण था। भारत का निर्वाचन आयोग यहाँ पे कुछ नहीं करता, यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, वही सब कुछ देख रहा होता है। ठीक है, तो ए सही है और आर गलत है। अब देखो भाई, कह कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्राधिकरण यहाँ पर अथॉरिटीज है? राज्य निर्वाचन आयोग आर्टिकल 243 के, स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243 आई, जिला पंचायत आर्टिकल 243 बी में आ जाता है आप लोगों का ये। ठीक है, जहां पर हम लोग ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर, जिला स्तर पर पंचायत की बात करते हैं, आर्टिकल 243 बी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये भी है। राज्य निर्वाचन अधिकारी जो है ना, जो स्टेट इलेक्शन ऑफिसर होता है, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसको हटा दीजिए। बाकी 1, 2 और 3 आप लोग का यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, 1, 2 और 3 आप लोग का यहाँ पर सही हो गया। अब देखो भाई, नगर पालिका कौन सा भाग है? भाग 9A है। ठीक है, भाग 9A है, हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर कह रहा है कि 74th अमेंडमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, 74th अमेंडमेंट की बात कर रहा है। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान समझना। कह रहा है कि यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। कौन सी अनुसूची? 12वीं, 12th शेड्यूल को ये जोड़ता है। ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में जो लास्ट में मतलब म्यूनिसिपैलिटीज की बात करता है वो ये है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
या नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना करता है, सही बात है भाई, करेगा ही करेगा। ये नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को बंद करता है, सही बात है, करेगा। ये केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है, ये स्टेटमेंट आप लोगों को दे रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, ये केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब समझो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। ऑब्वियसली भाई केवल नहीं होगा, यहाँ पर इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। और 1 2 और 3 इसको आप लोग यहाँ पर सही मान लो, तो इसका आंसर हो गया ए विकल्प। पंचायत वाला सिस्टम में हम लोग देखे थे कुछ कुछ राज्यों में लागू नहीं था, लेकिन नगर पंचायत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हर राज्यों में लागू होता है। इसके बारे में बताया कि इसके अंतर्गत भी 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें। इनका कार्यकाल ये 5 वर्ष का होता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है जैसे कि आपने पंचायत ग्रामीण पंचायत संदर्भ में देखा था चीजों को, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर देना, ठीक है। कुछ नया पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। मेयर, अब देखो मेयर का कार्यकाल क्या होता है ना, ये इसका कार्यकाल हर जगह पे अलग अलग होता है, ठीक है, हर जगह पे अलग अलग होता है। तो अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी में इनका कार्यकाल 5 वर्ष का यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यूपी में इनका कार्यकाल क्या गया है, 5 वर्ष का दिया गया है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, नगर क्षेत्र को निर्धारित करने का पैरामीटर क्या है, किस किस क्षेत्र को हम नगर क्षेत्र मानेंगे, इसका पैरामीटर्स कुछ तय किया गया, ठीक है। पैरामीटर से बार समझना क्या है, पहला पैरामीटर ये कहता है कि न्यूनतम जनसंख्या अगर 5,000 हो, मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर 5,000 जनसंख्या रह रही है, तो पहला पैरामीटर यहाँ पे पहला क्राइटेरिया जो पूरा हो गया। सेकंड क्राइटेरिया है कि वहाँ की जो कार्यशील पुरुष है, मतलब कार्यशील पुरुष जो वर्किंग मेल पॉपुलेशन है, ठीक है, वर्किंग जो पुरुष पॉपुलेशन है, वो कम से कम 75% लोग ऐसे हो जो कि नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, मतलब गैर कृषि कार्यों में इन्वॉल्व हो, तब हम नगर क्षेत्र किसी को कहेंगे। और उनका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम से कम 400, ठीक है, तब उसको नगर क्षेत्र में शामिल करते हैं। ये 3 शर्तें हैं किसी क्षेत्र को नगर क्षेत्र के तौर पर शामिल करने, ठीक है, नगर क्षेत्र के तौर पर शामिल करने के लिए बात यहाँ पर ध्यान रखना। अब देखो भाई कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ठीक है। हमने सारा टॉपिक डिस्कस कर लिया ना, तो बहुत ज़्यादा बचा यहाँ पर कुछ है नहीं, हमने बहुत ही इजीली इस टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, तो तुम निश्चित तौर पर आप समझते चलना। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य में नगर पालिका की जो सीमा क्षेत्र होगा, जो उसकी बाउंड्री होगा, उसको अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है, कौन ऐसा कर सकता है। उस राज्य का जो राज्यपाल होगा ना, वो इस काम को बहुत ही इजीली कर सकता है। ध्यान रखना, नगर पालिका की अगर सीमा को चेंज करना है, सीमा को बढ़ाना है, घटाना है, तो राज्यपाल की भूमिका यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। राज्यपाल की भूमिका यहाँ पर क्या होती है, आ जाती है। अब ऐसे क्वेश्चंस भी देखो कई बार पूछे गए हैं कि भाई कहाँ पर छावनी परिषद है, कहाँ पर नगर निगम है, कहाँ पर नगर पालिका परिषद है, कहाँ पर नगर पंचायतें हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए भाई मैं बस एक ही बात कहूंगा, एटलीस्ट आप लोग अपने अपने क्षेत्र में, ठीक है, आपके क्षेत्र में जो लोकल बॉडीज है वो कमेंट में बताओ। आप लोगों को एक काम करना है, सब लोगों को, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे क्लास देख रहे हैं, अपना क्षेत्र का नाम और वहां पर कौन सी लोकल गवर्निंग बॉडी है वो कमेंट करके आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये काम आप लोग करना स्टार्ट करो, तब एटलीस्ट जितने कमेंट में नाम आएंगे उतना हम लोग याद करते चलेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मुझे कई बार देखने को मिला है जो पूछा गया है बार बार, ठीक है। तो देखते हैं, ऐसे ही याद कर सकते हैं भाई, बाकी तो हम लोग सारे जगहों का एक साथ बैठ कर याद कर नहीं सकते, तो जो हमारे सामने नजर आएगा उसको हम यहाँ पर याद करते चलेंगे। अब देखो बाकी सब काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन बचा नहीं है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, वो स्पेशल क्लासेस के लिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्पेशल क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन जो यहाँ पर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। अगर आप ध्यान दोगे तो संविधान के भाग 16 में, ठीक है, संविधान के पार्ट 16 में आपको आर्टिकल 330 से लेकर के 342A तक ये प्रोविजन देखने को मिलता है, ठीक है, ये प्रोविजन देखने को मिलता है। इसके संदर्भ में जैसे कि यहाँ पर प्रोविजन कौन से स्पेशल क्लासेस की बात कर रहे हैं, कौन से, वो कुछ वर्ग हैं, वो वर्ग है आपके, जैसे शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब हो गया, आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गया यहाँ पर आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों का यहाँ पर हो गया एंग्लो इंडियन जो क्लासेस है, ठीक है। तो इनके संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल प्रोविजन किया गया, उन्हीं की बात हम लोग करते हैं संविधान के भाग 16 के अंतर्गत, ठीक है। जैसे कि एक बात यहाँ पर और समझना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के संदर्भ में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान में कहीं डिफाइन नहीं किया है कि किसको हम लोग शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब मानेंगे। ये पावर दी गई है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात हर राज्य के लिए अलग अलग एक लिस्ट जारी करते हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की। और जब राष्ट्रपति वो लिस्ट जारी कर देते हैं, किसी जाति को मैंने अधिसूचित कर दिया, तो उसमें जो अमेंडमेंट होगा, जो संशोधन होगा, वो केवल और केवल पार्लियामेंट करेगी। अब राष्ट्रपति यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते,
हर स्टेट के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो पहली अधिसूचना होगी वो राष्ट्रपति के पास पावर जारी करने का, राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करके इस बात को जारी करेगा, और जब जारी हो जाएगी तो उसमें जो अमेंडमेंट होगा वो पार्लियामेंट करती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जैसे भाग 16 आर्टिकल 330 से 342A क्या बताता है भाई, कुछ वर्गों के लिए जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण, आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व, जिसको कि अब हटा दिया गया रिसेंट अमेंडमेंट के माध्यम से, इसकी बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 331 था जिसको एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया, जो भी आपका 104 अमेंडमेंट किया 2019 में, उसमें एंग्लो इंडियन के कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कॉन्सेप्ट को 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। कह रहा कि लोकसभा में शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या व्यवस्था की गई किस आर्टिकल के अंतर्गत, ठीक है। तो आर्टिकल 331 वो आर्टिकल है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी आर्टिकल के अंतर्गत हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसी आर्टिकल के अंतर्गत यहाँ पर हम लोग आरक्षण के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देखते हैं। अब देखो भाई, सॉरी 331 नहीं, 331 में, सॉरी मेरी गलती हो गया, 331 में हमने एंग्लो इंडियन के संदर्भ में कॉन्सेप्ट देखा था जिसको एलिमिनेट कर दिया गया है। आर्टिकल 330 जो है, जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन की बात करता है, ठीक है। किसी जाति अथवा जनजाति को अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट अथवा शेड्यूल ट्राइब घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारी कौन है, ऑफिसर कौन है? भाई राष्ट्रपति महोदय हैं हमारे, राष्ट्रपति ये कार्य कर सकते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह से करते हैं। अगर इसमें कोई अमेंडमेंट करना हो या फिर किसी को हटाना हो, किसी को शामिल करना हो, तो वो काम करेगी संसद, जो कि विधि बनाकर इस काम को करती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। किस प्रदेश में सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब है, किस प्रदेश में सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब है, ये ध्यान रखो। तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद अगर आप क्रम देखोगे यहाँ पर, तो महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा आता है, उड़ीसा के बाद राजस्थान आता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, ये 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के लिए शेड्यूल ट्राइब का जो अनुपात है बहुत ज्यादा दिया गया, ठीक है। जनसंख्या बहुत ज्यादा है यहाँ पर। क्लियर हो? देखो भाई कुछ क्वेश्चन और बचे हुए, जैसे कि एक क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है, किस जगह पर किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं। देखो हमारे यहाँ पर जो जाति का आरक्षण दिया गया है वो दिया गया आपको लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा में और राज्य की विधान परिषदों में ऐसे किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं मेंशन है, ठीक है। ऐसे किसी प्रकार का रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं मेंशन है, बात ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन देखो, अच्छा मैंने आपको डिस्कस भी किया था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, आर्टिकल 338, 338A, 338B, याद है ना? ये तीनों आर्टिकल में डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। क्लियर समझना। अगला कह रहा है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए, जिसको अभी हटा दिया गया, तो आर्टिकल 331 में था रिजर्वेशन, इसको हटा दिया गया है, बात ही खत्म हो गया। तो ये आपका बेसिक पॉलिटी का पूरा रिविजन यहाँ पर आप लोगों का कंप्लीट होता है। देखो अब चीजें समझना, मैं कुछ बात और समझाता हूँ। यहाँ पर आप लोग कहोगे सर ये मिसलिनियस वाला टॉपिक आपने छोड़ दिया, कुछ खास टॉपिक नहीं लगा, ठीक है। ये सब टॉपिक ऐसे जो कि करंट अफेयर्स आप लोग देखोगे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर के रूप में किसको जून 2020 में शामिल किया गया। करंट अफेयर बेसिस क्वेश्चन है भाई, इनको हम क्यों देखें अभी, ठीक है। देखेंगे अभी करंट की चीज़ हम पढ़ेंगे फिर से सब कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग बिल्कुल नहीं देखने वाले हैं, एकदम निश्चिंत रहना आप लोग। और ये सब हम लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। आज हमारा पॉलिटी यहाँ पर कंप्लीट खत्म हो चुका है। अब समझिएगा आप लोग, अब आप लोगों को करना क्या है पॉलिटी के लिए। अगर आपने इस पूरी 25 क्लास से पॉलिटी के नोट्स बनाए हैं तो उस नोट्स को आने वाले 1 से 2 दिन लगातार बैठकर रिवाइज करो, पूरा रिवाइज करो, पूरा अच्छे से पढ़ो, उसको समराइज करो। 2-3 बार पढ़ोगे तो क्या होगा ना, चीज़ें जैसे याद होंगी। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो ये जो बुक है, जिस बुक के बेसिस पर हमने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, थोड़ा स्पीडी वे में, बहुत जल्दी, मतलब एक दिन उठाओ तो कम से कम 100 क्वेश्चन, 150, 200 क्वेश्चन निपटा बैठ करके, ठीक है। 200 क्वेश्चन एक दिन में निपटा दो, तो ऐसे मुश्किल से 5 से 6 दिन में आप लोग पॉलिटी के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कंप्लीट कर, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले से किया हुआ है तो दोबारा आपको रिवीजन करना, तो अब उतना समय थोड़ी लगेगा। अब मैं केवल पढ़ते हुए आगे बढ़ते चलना है यहाँ, ठीक है। तो ये काम करिए, रिवीजन करिए, और इस प्रकार से पॉलिटी को हम लोग यहाँ पर समाप्त घोषणा करते हैं। ये घोषणा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिन से ये क्लास पेंडिंग चल रही थी, आज हमने इसको कंप्लीट किया है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ज्योग्राफी का। मैं इंडियन ज्योग्राफी लेकर के आ रहा हूँ, निशान सर वर्ल्ड ज्योग्राफी लेकर के आ रहे हैं, और ये दोनों सीरीज अपने में शानदार तरीके से चलेगी। निश्चिंत रहना, हम लोग जो टारगेट हमने रखा है इस पूरी बुक को कंप्लीट करने का, एकदम टाइम पर कंप्लीट, ठीक है। बाकी आप लोगों का जो सजेशन है, जो फीडबैक है, ये पूरी सीरीज पॉलिटी की पूरी 25 क्लास आपको किस प्रकार से हेल्प किया जरूर बताओ। कम से कम एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से और कर रहा हूँ,
इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ठीक है। हमारे भी थोड़े से रीच बढ़ेंगे तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो इस पर आप लोग भी ध्यान दो। बाकी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सजेशन हो, जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली सीरीज में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।